सो गाइस 11th क्लास, कल मैंने आपको ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल को बताने का काम किया था, मॉडर्न आवर्त सारणी। आज एक चीज़ को समझिए, जब मैंने जैसे बोला था NS1, ठीक है, NS1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है इसलिए कहाँ जाएगा, पहले वर्ग में। तो ये जितने भी तत्व आपको दिख रहे हैं इन सब के अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 रहेगा और ये सब के सब कहाँ गए हैं, पहले में गए। उसके बाद मैंने दूसरी बात बताई थी कि जब जब S और P में जाएंगे तो आपको A लगाना है। ये ट्रिक आप दिमाग में रखिए। तो S में गया है अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम फर्स्ट A लगाए। इसी तरह से मैं कर दूंगी NS2, तो ये हो जाएगा सेकेंड A, ठीक है, क्लियर है बात। उसी तरह से मैं करूँगी NS2 NP1, तो 2 और 1 3 हुए, तो ये हो जाएगा थर्ड ग्रुप। लेकिन यहीं पे मैंने क्या बताया था, थर्ड A के अलावा मैंने बताया था S और P के बीच में देखिए D कक्षक हैं ये पूरे, ये देखिए आपका ये S था, ये P था और उसके बीच में D आता है। आपको मैंने अब्बाओं में सिखाया है, आप 4S भरते हैं, फिर 3D भरते हैं, फिर 4P भरते हैं, है ना। तो 3D पहले भरा है, तो इनमें 3 इलेक्ट्रॉन जो आए हैं उसमें 10 इलेक्ट्रॉन D के जोड़ेंगे आप, ये 10 इलेक्ट्रॉन आप D के जोड़ेंगे प्लस 3 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 13। तो इसको हम थर्ड A ग्रुप भी बोल रहे थे ये वाले को, और 13 भी बोल रहे थे, क्लियर है। इस ग्रुप को आप 13th ग्रुप भी बोल रहे हो और थर्ड A ग्रुप भी बोल रहे हो। सेम यही होगा आपका कहाँ पे, जैसे ही चेंज होगा आपका NS2 NP2, है ना। तो ये हो गया फिर फोर्थ A, फिर आप जोड़े 10 धन 4 बराबर 14। तो ये आपका चलता रहेगा कहाँ तक, P5। जैसे ही आप P6 में पहुँच रहे हैं, है ना, NS2 NP6 हुआ तो क्या हो गया, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, है ना। 8वें ग्रुप में भी दिखा है आपको रखा हुआ, लेकिन इसको 0 ग्रुप ही बोलते हैं ज़्यादातर, क्योंकि अक्रिय गैसों का अष्टक पूर्ण हो गया। देखिए 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ना तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे ना किसी से लेंगे, इसलिए इसको 0 ग्रुप भी कहेंगे आप, ठीक है। और इसी 10 धन 8 को जैसे ही आपने जोड़ा तो ये हो गया 18। तो ये इधर P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आज मैं आगे बात करने वाली हूँ आपसे D ब्लॉक की। अब D ब्लॉक के एलिमेंट में जब हम आते हैं तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि D ब्लॉक के अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है N-1 D1 to 10, यानी अंतिम से एक कक्षक पहले में D में 1 से 10 तक के इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, ठीक है। अंतिम से ये N कोष मतलब अंतिम कोष, ये N कोष जो है वो अंतिम कोष को दिखा रहा है। -1 करने का मतलब अंतिम से एक कोष पहले में। ये मैं पूरा सिखा चुकी हूँ आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में, रिपीट कर रही हूँ मैं इस चीज़ को। तो ये D में 1 से 10 तक गए, है ना। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये वाला सीरीज़, ये वाला सीरीज़, ये वाला, ये 3D सीरीज़ कहलाता है। मतलब इसके ये 3D1 होगा, ये 3D2 होगा। अब 3D1 हुआ, फिर थर्ड B क्यों लिखा है, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल वाजिब था आपका पूछना। तो देखिए क्या हुआ है, स्कैंडियम का बता रही हूँ, लास्ट वाला लिख रही हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखा चुकी हूँ मैं पहले। स्कैंडियम का जो आउटर मोस्ट होगा वो होगा 3D1 और 4S2, कोष के हिसाब से लिखा है मैंने, ऊर्जा के क्रम के हिसाब से नहीं लिखा है। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 हो गए। ये अंतिम था और ये अंतिम से पहले वाला, दोनों को हमको कंसिडर करना है क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है N-1 D1 to 10 NS1 to 2 NS1 to 2, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही है इस ग्रुप का। तो इसलिए हमने क्या किया, S का 2 इलेक्ट्रॉन भी कंसिडर किया और D का 1 इलेक्ट्रॉन भी कंसिडर किया, कुल मिलाया 3 हुआ। तो इसको हम थर्ड A रोमन लेटर में थर्ड B बोलेंगे, क्योंकि अब D इलेक्ट्रॉन, D में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, जब जब इलेक्ट्रॉन D में जाएगा B लगेगा और S और P में जाएगा तो A लगेगा। तो ये थर्ड A हुआ और इसको हिंदी वर्णमाला में तीसरा ग्रुप कहेंगे। ये देखिए यहाँ पे ये तीसरा ग्रुप लिखा है और ये थर्ड A लिखा है। सेम क्या हो जाएगा फोर्थ B के लिए, अब क्या होगा, फोर्थ B में D में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिफ्थ में 3 हो जाएगा। D को ही बढ़ाना है आपको, ये नहीं बदलेगा। ये 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 होगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 4 होगा तो 6 हो जाएगा। इस तरह से पूरा जाएगा। लेकिन आप एक अजूबा यहाँ पे देख सकते हैं कि 8वें के बाद फर्स्ट आया, फर्स्ट B ग्रुप आया है। ये क्यों होता है समझिए, ये इसलिए होता है कि 3D पूरा जब भर जाता है कॉपर तक आते आते D में 10 हो गया, यानी ये कक्षक पूर्ण हो गया। तो अब इसको काउंटिंग नहीं करेंगे, केवल जो 4S में 1 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये तो पूर्ण रूप से भर चुका है, इसलिए अब इसकी काउंटिंग अंतिम कोष में नहीं होगी।
अब केवल अंतिम कोर्स में इसकी काउंटिंग हो रही है, इसलिए अब हम यहाँ पे फर्स्ट बी लिख रहे हैं। और जैसे ही जिंक में पहुँचेंगे, जिंक वाले ग्रुप में, तो ये हो जाएगा सेकेंड बी, क्योंकि एस में 2 है, डी पूरा भरा हुआ है। तो जैसे ही डी कक्षक पूर्ण हो जाते हैं, जो कि कहाँ तक पूर्ण हुए आपके, कॉपर और जिंक में आके पूर्ण हुए, इसलिए यहाँ फर्स्ट बी और सेकंड बी लिखा गया है। स्टार्टिंग थर्ड से हुआ है, एंड फर्स्ट और सेकंड से हुआ है। रीज़न जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही था। तो इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। अब ये पूरा का पूरा डी ब्लॉक है, देखिए 10 तत्व दिख रहे हैं, लेकिन एक नई चीज़ आपको दिख रही है यहाँ पे 8th लिखा हुआ रोमन लेटर में, और हिंदी वर्णमाला में 8, 9 और 10। तो हिंदी वर्णमाला में 8, 9, 10 उसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर लिखा गया है, लेकिन रोमन लेटर में इनको तीनों को एक साथ क्यों लिया गया है? तो ये याद करिए डोब्रीनर का त्रिक नियम। ये तीनों तत्व त्रिक नियम के अंतर्गत आते हैं, है ना। आप इसका और इसका परमाणु भार से इसका परमाणु भार निकाल सकते हैं एवरेज। तो यहाँ त्रिक नियम लगा है, इसलिए ये 3 तत्वों की जो श्रेणी है वो वर्ग रोमन लेटर में 8th वर्ग की रहेगी, और हिंदी वर्णमाला में 8, 9, 10 वहाँ अलग अलग रहेगा। क्लियर। उसके बाद बारी आती है एफ ब्लॉक एलिमेंट की, जो आपको नीचे दिख रहा है ना, नीचे दिख रहे हैं सेरियम से लेकर और यहाँ थोरियम वगैरह। इनके केस में क्या होने वाला है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा N-2, ठीक है। F 1 to 14 NS1 to 2, यानी F में इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं पूरे, ठीक है। तो ये F में 1 से लेकर 14 तक भरे जाएंगे, यहाँ पे ये 14 तत्व ही दिखेंगे आपको। और वही होगा, जैसे ही अर्धपूरित और पूर्णपूरित होंगे तो नियम जो है वो चेंज होंगे, उनमें फिर S में 1 आएगा। क्योंकि इनके अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम से 2 पहले कोष में प्रवेश किए हैं N-2, इसलिए इसे अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं, और ये प्रकृति में बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये दुर्लभ मृदा धातुएं भी कहलाती हैं। तो आवर्त सारणी कुल 4 वर्गों में बटी। एसपीडीएफ ब्लॉक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 18 वर्ग थे, है ना, और 18 वर्ग में जो जो दिखा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसा जैसा हुआ वैसे वैसे तत्व अरेंज होते चले गए। पीरियोडिक टेबल को याद करने के बहुत से जिंगल्स हैं, आप जिंगल से याद करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा। जैसे मैं पहले का बताती हूँ, आप खुद भी बहुत सारे जिंगल्स बता सकते हैं। हे लीना कब्र से फरार, है ना, एच के लिए हे, एल आई के लिए ली, एन ए के लिए ना, के लिए कब्र, है ना, के और आर बी के लिए, एस सी एस के लिए से, और एफ आर के लिए फरार। तो ऐसे बहुत से जिंगल्स बनते हैं जिससे आप पूरा पीरियोडिक टेबल बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, और आपको याद करना ही है, ये एक आपका काम है। आपको आवर्त में भी जाके याद करना है और वर्गों में भी याद करना है पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल के बहुत सारे गुण हम आगे जाके पढ़ेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी के ये जो गुण थे जिसको मैंने आपको बताए हैं वो आप अच्छे से याद करिए, और आप एक बार बुक खोलिएगा। जितनी बातें मैंने बताई है वो एक एक पॉइंट में आपको बड़े लेवल में मिलेगी। जो मैंने बताया है ना उसका बहुत डिटेल लेवल एक एक मिलेगा, और आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा अरे वही चीज़ तो हम इतनी आसानी से पढ़ चुके हैं करके। तो प्लीज़ डू इट, है ना, आप इसको कीजिए और करके फिर आगे बढ़ते हैं अपन, जब तक आप इसको ख़त्म कीजिए। थैंक यू।